नमस्कार दर्शक मित्रों। ईरान के साथ अमेरिका की समझौती या समझौता 7 अप्रैल रात हुआ, जिसके तहत दोनों देश आपस में बैठ के शांति वार्ता करने के लिए तैयार हुए। ये तैयारी जो है, वहां तक जो मामला पहुंचा, उसमें प्रमुख रूप से 2 राष्ट्रों के नाम लिए जाते हैं। एक जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत है, हमारा पड़ोसी देश है, नाम है उसका चाइना यानी चीन। और अगर आप सुभग संयोग समझो, दूसरा देश जिसका नाम उभर कर सतह पर आया है, वो भी हमारा पड़ोसी है। वो देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो यहां तक दोनों सत्ताओं को, ईरान और अमेरिका को, बताया है कि आप हमारे यहां आओ, शांति वार्ता पाकिस्तान में हो और हम हमारी ओर से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। आपको जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे। मेरा प्रयास ये पूरी परिस्थिति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सरलता से समझने का है और मेरे दर्शक मित्रों के सामने ये बातें रखकर जो कुछ महीनताएं हैं इनकी, वो छोटे छोटे एपिसोड, छोटे छोटे, एक तरह से कहे कि पाठ या टुकड़े, उनके माध्यम से उजागर करना है। ये पूर्व भूमिका के साथ मैं आज 4 ऐसे प्रसंग रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जो शब्द के रूप में मेरे ब्लॉग पे मिलेंगे आपको, और ऑडियो विजुअल के रूप में यूट्यूब चैनल पे, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है द रियल डिबेट, उस पे आप देख पाओगे। तो मेरी आपको नम्र विनंती है, आह्वान है, आमंत्रण है कि आप मेरी चैनल द रियल डिबेट के अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो कृपया कष्ट करें। सब्सक्राइब करने में आपको कोई लागत नहीं है, मगर उससे हमारा जोम बढ़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि द रियल डिबेट एक छोटी सी शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत जो लंबे समय से चली आती है। 50,000 से कम सब्सक्राइबर्स है हमारे, मगर हम मानते हैं कि सिर्फ नंबर, आंकड़े तो कोई भी कहीं से भी जुटा सकता है, और हम उन लोगों में नहीं है। हम एक गुणवत्ता सभर दर्शकगण के लिए गुणवत्ता सभर माहिती स्रोत प्रस्तुत करने में अग्रसर रहे हैं, और मुझे आपको बताते हुए गर्व है कि आज तक हम गुजराती में बात करते रहे। शायद ये भी एक वजह है कि हम हमारी राष्ट्रीय फलक पे किसी और के माध्यम से हमें आप देखते होंगे, मगर हमारे चैनल की राष्ट्रीय फलक पे हाजिरी नहीं रही, जो हम आज शुभ अवसर को लेकर हम
राष्ट्रीय फलक पे आप सबके तक, जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी जानते हैं, और करीब करीब पूरा देश हिंदी समझता है, हिंदी जानता है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसका अर्थ ये नहीं कि और भाषाएं कोई कम मायना रखती हैं। जो भी भाषा इस देश में, जो भी राज्य में बोली जाती है, चाहे फिर तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या हरियाणवी, सब हमारी भाषाएं हैं, और ये सब मिलके हिंदुस्तान बनता है। मगर चूंकि हमारी क्षमता की मर्यादाएं हैं, हम ये सब भाषाएं नहीं बोल सकते, कुछ कुछ समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसीलिए जिस भाषा में हमने भारतीय विद्या भवन से राष्ट्रभाषा रत्न यानी कि हिंदी विषय को लेकर एक ग्रेजुएट की उपाधि जो आप हासिल करते हो, उसके समकक्ष उपाधि हासिल की है, वैसे हम पेशेवर ट्रेनिंग से आईआईटी बंबई से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमने मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर बकुल धोलकिया के मार्गदर्शन के तहत पीएचडी किया है, और हम लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद गुजराती भाषा पे अच्छा प्रभुत्व रखते हैं। करीब 8 गुजराती अखबार के जरिए करीब करीब जहां जहां गुजराती बसते हैं, हम उन तक हर सप्ताह पहुंचते हैं। हम देव भास्कर के लिए लिखते हैं, गुजरात मित्र सूरत के लिए लिखते हैं, हम जन्मभूमि ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस जो है, जन्मभूमि प्रवासी, फुलछाप, कच्छ मित्र, उनके हम सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट हैं। हम व्यापार जो बाईवीकली है उसके लिए लिखते हैं। ऐसे वीक में करीब 7-8 कॉलमों के जरिए हम राजनीति से लेकर अर्थनीति तक गुजरात के हमारे वाचक वर्ग तक पहुंचते हैं, और आप सबकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम एक इन सबका अच्छा प्रेम पाने में सफल रहे। आज ये हमारी एक नई शुरुआत है हिंदी भाषा के चरणों में समर्पित होकर आप सब तक पहुंचने की, हमारे ऑडियंस बेस को विस्तृत करने की। हमें आपकी आशीर्वाद और कृपा मिलेंगे तो विश्वास है कि सब्सक्रिप्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी कृपा रही तो वो हजारों में नहीं, लाखों में बढ़ सकते हैं। तो इतनी छोटी सी पूर्व भूमिका के बाद आज का पहला मुद्दा जो है, जो ईरान अमेरिका के बीच युद्ध थमा और युद्ध विराम हुआ, वहां से लेकर और 4 मुद्दे तक की बात हम आपके समक्ष रखेंगे। प्रस्तुत है हमारा पहला एपिसोड। शीर्षक है अमेरिका ईरान समझौता, यह युद्ध विराम कितने दिन टिकेगा, यानी कितना टिकाऊ, कितना ब्रिटल, यानी कि जल्दी से टूटने वाला। दोस्तों, मंगलवार दिनांक 7 अप्रैल की रात जब हम में से कई लोग खराटे भर रहे थे, अमेरिका ने जो डेडलाइन तय की थी, जिसके बाद वो ईरान को तहस नहस कर देने की धमकी दे चुका था, वो समय मर्यादा के मात्र 1 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम
संदर्भित समझौता हुआ है। मैं नहीं मानता कि पृथ्वीवासियों के लिए इससे ज्यादा खुशी के कोई समाचार हो सकते हैं। आज का विश्व जो है वो इतने घातक हथियारों से ठसोठस भरा हुआ है। परमाणु शस्त्र, जैविक शस्त्र, रासायनिक शस्त्र पूरी विश्व को एक से ज्यादा बार ध्वस्त कर दे, उतनी तादाद में संग्रहित है। और इसलिए दहशत हमें ये थी कि अगर अमेरिका ईरान पे एक बड़ा हमला करता है और सामने ईरान की पूरी जनता, उनके पावर प्लांट, गैस इंस्टॉलेशंस, पुलिया, सड़कें उस पर उतर आई थी, शहादत देने को तैयार थे लोग। शायद इसमें एक ही देश ऐसा था जिसको ये गवारा ना हो, वो इजराइल था, और नेतन्याहू की प्रकृति इसको शायद मुश्किल बनाती रही। और ये युद्ध के लिए भी मैं मानता हूं कि एक हद तक नेतन्याहू और इजराइल जिम्मेवार है। अमेरिकन राष्ट्र प्रमुख ट्रंप पे भी ये आरोप वहां के मीडिया और जनता और जनप्रतिनिधियों ने लगाया है कि उन्होंने नेतन्याहू के दुर्व्यवहार को सहन करते हुए उनसे प्रेरित होकर अपने खुद के अधिकारों का, क्योंकि युद्ध किसी देश के साथ करना वो अबाधित अधिकार अमेरिकन प्रमुख को नहीं है, उसके लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना अधिकार भंग किया है, वो एक तरह से देखे तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा तोड़ने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और उसके लिए इनके ऊपर पूरा राष्ट्र नाराज था, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही थी, और भी इसके खामियाजी उनको भुगतने पड़े। इस तरह की परिस्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ भी हो रही थी। तो दोस्तों, ये 2 सप्ताह का अस्थायी समझौता, शर्त केवल एक ही है, हॉर्मुज जलडमरू मार्ग को तुरंत और पूरी तरह से खोलना। मैं नहीं मानता कि ईरान ने ना कहा है, मगर ये आने वाले समय में देखना होगा कि वो निरअवरोध वहां से चीजें आना जाना शुरू हो गया है। पूरे विश्व की 5वें भाग की, यानी कि 20% गैस और खनिज तेल रूप ऊर्जा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। मगर भारत का जहां तक सवाल है, हमारे करीब 50% गैस और खनिज तेल हॉर्मुज से गुजरते हैं। तो दुनिया के लिए ऊर्जा संकट हॉर्मुज बंद होने से हो सकता है खड़ा, उससे ज्यादा भारत के लिए हो सकता है। हालांकि भारत वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा था और अमेरिका ने भी उसमें रोड़े अटकाने की वजह कहा कि ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। खैर, वो सही था या गलत, उसकी चर्चा में मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही देश, 145 करोड़ से ज्यादा जिसकी आबादी है, उस देश को इनसबॉर्डिनेशन का सामना करना पड़े, ह्यूमिलिएशन का सामना पड़े, और अमेरिका उनको बोले कि जाओ, हमने मंजूर कर दिया, आप रशिया से तेल खरीद लो। मैं मानता हूं इससे बड़ा अपमानित परिस्थिति का निर्माण कोई नहीं हो सकता। हालांकि आज तक हमारे विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री कहते रहे
कि हम जो भी निर्णय लेंगे, हमें कहां से ऊर्जा खरीदनी है, गैस या खनिज तेल, वो हमारे देश के हितों को रक्षा हो उस तरह देश हित को मद्देनजर रखते हुए लेंगे। सही बात थी। अगर ये बात होती तो मैं मानता हूं कि औसत भारतीय को अपना सम्मान भंग नहीं लगता। मगर एक अलग देश, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना ताकतवर है, वो तो मुट्ठी अब खुल गई है। अमेरिका भारतीय संप्रभुता को अपनी जेब में डाल के चलने की बात करे, मैं मानता हूं कि भारत के लिए ये ठीक नहीं था। खैर, इसकी चर्चा आगे क्या होता है उसको देखकर करेंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता पे वापस आए तो पाकिस्तान की मध्यस्थता से इस्लामाबाद में बातचीत का आयोजन हुआ। दुनिया भर में ये जो समझौता हुआ, 15 दिन तो 15 दिन, एक बड़ी राहत की लहर फैल गई है। करीब 1 महीने के बाद हमने शायद चैन की सांस ली है। तेल की कीमतें कम हुई है और शेयर बाजार उछल पड़े हैं। लेकिन प्रश्न ये है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन, प्रश्न ये है कि ये समझौता कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ है। इतिहास का अनुभव और वर्तमान वास्तविकता को देखते हुए जवाब स्पष्ट है कि यह युद्ध विराम लंबा टिके, वो हमारे लिए सुखद आश्चर्य की बात होगी। आज तक ईरान और अमेरिका के बीच का कोई भी समझौता कहीं ना कहीं किसी न किसी समय मर्यादा के बाद आगे चल के टूट ही गया है। हम आशा करते हैं कि ये जो समझौता हुआ है उसको नींव की बुनियाद बनाकर आगे की बात आगे बढ़े और दुनिया में पूर्ण शांति का साम्राज्य, अमन और चैन का साम्राज्य मुहैया हो। दोस्तों, यह समझौता, जिससे आपको मालूम है, 40 दिन के भीषण संघर्ष के बाद हुआ है। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य और उससे जुड़े पूरे तंत्र को भारी नुकसान हुआ है, कोई शक की बात नहीं है। ट्रंप ने जैसे कहा है कि हमारे सभी सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए हैं और ईरान की 10 मुद्दे की जो एक योजना है जिसके तहत शांति बहाल की जाए, उसको भी उन्होंने प्रभावी बताया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के कौन से सैन्य लक्ष्य थे, कौन से पूरे हुए, क्या ईरान अकेला ही नुकसान झेल रहा था, ये हकीकतें आज की चर्चा का विषय नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ईरान की ताकत शायद अमेरिका ने भी नहीं सोची होगी, उतनी निकली। उनके पास हथियारों का जजीरा, उनका शौर्य, उनके सर्वोच्च नेता खोमेनी की हत्या के और उनके साथ करीब 2 दर्जन सीनियर अफसरों की हत्या के बाद भी ईरान नहीं रुका। वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनती गई और इजराइल और अमेरिका की जो अपेक्षा थी कि ये हमलों और इनके साथ ही साथ ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो जाने से ईरान 2 दिन में तो घुटनों के बल पर नाक रेंगता होगा, ये हुआ नहीं है। ईरान खुददारी पे खड़ा रहा है और किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेके हैं। दोस्तों, ट्रंप ने जो कहा उसकी बात में कर गया, तो ईरान का क्या कहना है? तो ईरान का भी कहना है कि संघर्ष में
उसने अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखा दी है। बात बिल्कुल सही है। मैं नहीं मानता कि ये बात से सम्मत होने में, ये बात से सहमत होने में हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। ईरान की बात जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना ज़मीर दिखाया है, अपनी खुददारी दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। तो ईरान की बात जो है कि संघर्ष में उसने अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखा दी है, दुनिया को ताकत दिखा दी है। अमेरिका के साथी राष्ट्र जहां उनके बेड़े रहते थे, चाहे वो मस्कात हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, वहां भी ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। और इजराइल पे, तेल अवीव पे सीधे हाथ डालकर आज तक जिसकी बढ़ चढ़कर बातें की जाती थी, वो एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और मोशाद और इजरायली सैन्य और उनके पास की सामग्री, उनकी जो भी साख थी, उसकी ईरान के साथ के युद्ध में मुट्ठी खुल गई है। उनके साख की धज्जियां उड़ गई है। फिर भी खैर, हम हारे वो तो कौन कहेगा। इसीलिए दोनों पक्ष विजय का डंका पीट रहे हैं। लेकिन ऐसे विजय की घोषणाओं के पीछे छिपी असली समस्याएं तो जस की तस है, जो गत 45 वर्षों से अमेरिका ईरान संबंधों को ग्रस्त करती रही, जहरीला बनाती रही। और वो समस्याओं के जो मूल है, जो वजह है, उसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, आर्थिक प्रतिबंध जो अमेरिका ने ईरान पे लगाए वो भी है, क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्ध इजराइल और साथी देशों के जरिए वहां उनके बेस रख के अमेरिका जो खेल रहा था वो भी है, और इजराइल के अस्तित्व की सुरक्षा का बीड़ा जो अमेरिका ने उठा रखा है वो भी है। यानी मुद्दे कई हैं जिसमें समझौता होने की या एक समझौते तक पहुंचने की क्षमता बहुत सीमित है। हमें यह समझना चाहिए दोस्तों कि यह समझौता सिर्फ न सिर्फ 2 सप्ताह के लिए है। इतने कम समय में कोई मौलिक समझौता संभव नहीं है, कोई टिकाऊ समझौता संभव नहीं है। ट्रंप ने 2018 में ओबामा के परमाणु समझौता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JCPOA कहते हैं, यानी कि परमाणु समझौता ईरान को लेकर, उससे बाहर निकलकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप की पहली टर्म की बात है, 2018 की। बाइडेन प्रशासन ने उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास किया वो प्रतिबंध, मगर उतना सफल नहीं रहा। आज फिर ट्रंप ही अमेरिकन राष्ट्र प्रमुख की सत्ता संभाले हुए हैं और ईरान भी अपने परमाणु अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ईरान ये कहता है कि हम परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय हेतुओं और ऊर्जा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं। कोई हथियार ऊर्जा पैदा करने का या एटॉमिक एनर्जी वेपन्स बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और उसके लिए हम एटॉमिक एनर्जी के इंटरनेशनल जो संस्था है, उसके जो भी ऑडिट है, उसको उस पे खरे उतरने के लिए तैयार है। होर्मुज जलदमरू के मार्ग की बात करिए तो वो खुलेगा, वो एक अस्थायी राहत है। देखिए, ईरान में भी, अरबस्तान में भी, यानी सऊदी अरब में भी, और अन्य खाड़ी देशों में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है सिर्फ होर्मुज खुल जाने से, और वो भी 15 दिन के लिए।
दुनिया पर से ऊर्जा का संकट टल जाएगा, ये समझना बालिशता है, मूर्खता है। ईरान के प्रोत्साहन से कार्यरत आतंकी जुट हिजबुल्लाह और हुथी आज भी सक्रिय है, कार्यरत है। और इजराइल ने भी हुंकार किया है कि लेबनान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, अगर वहां से हमारे पे हमला हुआ तो हम लेबनान पे हमला करेंगे। यानी कि बारूद के ढेर पे बैठे हैं दोनों साइड। छोटी सी चिंगारी विस्फोट कर सकती है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोनों पक्ष इन 2 हफ्तों का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे या जेन्युइनली सही मायने में एक टिकाऊ समझौता तैयार करने के लिए करेंगे, ये देखना होगा। ईरान अपने सैन्य भंडार की पुनः पूर्ति करेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल और अधिक आक्रामक रणनीति तैयार करेंगे, उसके लिए शस्त्र सुसज्जता बढ़ाएंगे। क्या होगा? नेतन्याहू के लिए एक समझौता अगर हो जाए तो घरेलू समस्या भी हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू पे करप्शन यानी घूस लेने के और अन्य आक्षेपों को इजराइल की कोर्ट ने सही माना है। और अगर युद्ध समाप्त हो जाए तो हो सकता है नेतन्याहू को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। तो उसके लिए तो युद्ध चले, वो भी एक अपने व्यक्तिगत रस की बात है। अगर ये बातचीत विफल रही है, 15 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं और ये समय शायद अधिक विनाशकारी होंगे। दोस्तों, हम समझ लें कि दुनिया आजकल बहुत छोटी हो गई है। वी आर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हर एक के ड्राइंग रूम में दुनिया पहुंच गई है। इसकी वजह से हमारा जो अस्तित्व है वो 100% आत्मनिर्भर रहा नहीं, न रहने वाला है। विश्व को शांति की आवश्यकता है, परंतु ऐसे अस्थायी युद्ध विराम से वो शांति, टिकाऊ शांति जो टिकी रहे, नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, 1979 में 1979 में ईरान की क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता लंबे समय तक नहीं टिका है। इस बार भी ऐसा ही लगता है। ये एक अवधारणा है। मैं चाहूंगा कि मेरी जो धारणा है वो गलत ठहरे और विश्व शांति के हित में ये समझौता टिक जाए। जब तक बुनियादी मुद्दे, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभुत्व और विश्वास की कमी जब तक नहीं सुधरते, जब तक नहीं सुलझते, तब तक यह समझौता केवल युद्ध के बीच का एक अल्प विराम ही रहेगा, ऐसा लगता है। आई नो आई एम बिकमिंग ए डेविल्स एडवोकेट। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी ये धारणा सही निकले। मैं चाहूंगा कि मेरी ये जो धारणा है वो गलत साबित हो और शांति बहाल हो। हम आशा करते हैं कि इस्लामाबाद की बातचीत में कोई अप्रत्याशित सफलता मिले। इस्लामाबाद या जहां भी कहीं होगी, ये पाकिस्तान ने इन्विटेशन दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि ईरान और अमेरिका सम्मत हो गए वहां शांति वार्ता के लिए, और भी कोई जगह पे हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में ये शांति वार्ता हो, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि इस्लामाबाद की बातचीत में कोई अप्रत्याशित सफलता मिले, लेकिन वास्तविकता हमें
कहीं ना कहीं रोकती है। वास्तविकता कहती है कि यह युद्ध विराम कितने दिन टिकेगा, उसका जवाब 2 सप्ताह बाद ही मिलेगा, और उस जवाब के सकारात्मक होने की संभावना बहुत ही कम है। हम आशा करें कि विश्व को, पूरे विश्व को, हम सबको एक ऐसी शांति बहाल हो जिसमें परमाणु युद्ध का कोई भय ना हो, सशस्त्र सेना युद्ध ना हो, कहीं बमबारी ना हो, गाजा की तरह भूखमरी या बीमारी ना हो, इजरायली निर्दयता ना हो, और हर इंसान इस दुनिया पे जो रहता है, इस ग्रह पे जो रहता है, वो चैन की बंसी बजा सके, आराम से जी सके। उस आशावाद को मैं आज की ये छोटी सी चर्चा समर्पित करते हुए आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड के साथ शीघ्रतम। धन्यवाद आप सबका मेरा ये प्रथम प्रयोग देखने के लिए खूब 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 शुक्रिया। और अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही द रियल डिबेट को, मगर आपके दोस्त, आपके जो भी पहचानने वाले हैं, उन सबको भी ये आप लिंक फॉरवर्ड करके उनको सब्सक्राइब करना बोलेंगे। उससे हमें, हमारा हौसला काफी अफजाई होगा। आपसे हमारी विनती है, प्रार्थना है, अपेक्षा है। धन्यवाद।